तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के फर्स्ट जनरेशन में। तो देखो यार, जब बात फर्स्ट जनरेशन की आती है ना, तो वहाँ पे अगर हम किंग्स की बात ना करें, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की किंग्स की बात ना करें, तो फर्स्ट जनरेशन अधूरी है। और ज्यादातर जो फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने देखा है, वो सारे के सारे किंग्स ही हैं। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के टॉप 10 के बंदे कौन है। तो देखो, ये टॉप 10 के ऊपर वीडियो है, लेकिन मैं सबसे पहले आपके सामने 11th नंबर के बंदे के बारे में भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में 11th नंबर में आता है किंग ऑफ श्योंगनम। किंग ऑफ श्योंगनम वही बंदा है जिसे हमने विंजिन वाले आर्क की शुरुआत में भी देखा था, जो कि सारे के सारे किंग्स के साथ च्योनलैंग में आया था। और साथ ही साथ में ये बंदा 11th नंबर में इसलिए है क्योंकि हमारे सेकंड जनरेशन के एली जैंग ने इस बंदे को अकेले ही फाइट में हरा दिया था। और जो बंदा सिंगल में सेकंड जनरेशन के बंदों से हार रहा है, उसका लास्ट में होना मतलब जायज है। और अगर हम 10 और 11 के बीच की रैंक की बात करते हैं, तो उसमें आता है किंग ऑफ प्योंगतैक। किंग ऑफ प्योंगतैक को भी एली और वैरन ने साथ में मिलकर हरा दिया था। तो खैर, अब हम असली शुरुआत करते हैं टॉप 10 कैरेक्टर्स की। तो नंबर 10 पे आता है हमारा शियोकोडू वैंग। और देखो, नंबर 10 से लेके अब 1 तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना, सारे के सारे काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और शियोकोडू वैंग भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। हालांकि वैरन, एली और हमारे सैमुअल सियो ने मिलके शियोकोडू वैंग को फाइट में हरा दिया था। बट ये भी देखने वाली बात है, सैमुअल, एली और वैरन ये तीनों के तीनों खुद काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और इन तीनों की वाट लग गई थी शियोकोडू वैंग को हराने में। लेकिन उसके बावजूद भी शियोकोडू वैंग हमारे 10th नंबर में आता है। इसके बाद बात करते हैं 9th नंबर की। 9th नंबर में कोई किंग नहीं आता है। 9th नंबर में आता है हमारा शिनु हान। भले ही शिनु एक किंग नहीं है, लेकिन ये बंदा फर्स्ट जनरेशन का ही है। और इसे मैंने शियोकोडू वैंग से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि जब एली की शियोकोडू वैंग के साथ फाइट हुई थी, उसके बाद एली और ज्यादा ताकतवर बन जाता है, क्योंकि उसके बाद वो और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं, जिस वक्त एली अपने पीक में था, उसकी थोड़ी बहुत फाइट हुई थी हमारे शिनु हान के साथ। और उस वक्त तक एली इतना ज्यादा पावरफुल तो हो चुका था कि वो अकेले में शियोकोडू वैंग को भी हरा सकता था। लेकिन शिनु के साथ फाइट करने में एली को दिक्कत आ रही थी, जिससे हमें साफ पता चलता है कि शिनु शियोकोडू वैंग से ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 8 में, और नंबर 8 में है टेसोमा। टेसोमा भी एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन अफसोस के साथ हमें इसे नंबर 8 में रखना पड़ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर के सारे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं। और साथ ही साथ में हमने टेसो को सेकंड जनरेशन से फाइट करते हुए भी देखा है, जिस समय क्रेजी डैनियल लोग टेसो से फाइट कर रहे थे। और उस समय वो टेसो को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे थे। और क्योंकि उन लोगों ने टेसो को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी, इसलिए हम टेसो को नंबर 8 में रखेंगे। इसके बाद नंबर 7 में आता है हमारा गोंगशॉप जी। गोंगशॉप को मैंने टेसो से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि वो सच में टेसो से ऊपर ही है। स्पीड की बात कर ले तो वो टेसो से ऊपर है, एंड्योरेंस की बात कर ले तो वो टेसो से ऊपर है। और साथ ही साथ में अब सिर्फ यहाँ पे रह जाती है ताकत। ताकत में बोलना मुश्किल है कि टेसो और गोंगशॉप में ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन ये बात तो तय है कि गोंगशॉप के पास भी काफी ज्यादा ताकत है। वो किसी भी एंगल से टेसो से कम नहीं है ताकत के मामले में भी। और स्पीड तो हमने विंजिन वाले आर्क में ही उसकी देख ली है। गोंगशॉप की स्पीड देख के जेम्स भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, साथ ही साथ में उसका एंड्योरेंस देख के भी। और ऊपर से अगर हम फ्यूचर की बात करें, जो हमें पहले ही दिखाया जा चुका है, यानी कि गोंगशॉप और जेम्स की फाइट, उस समय भी जेम्स गोंगशॉप को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। यहाँ तक कि जेम्स ने तो गोंगशॉप को ये भी कहा था कि जो तेरा स्पेशल अटैक है वो तू मुझे सिखा दे। बट गोंगशॉप ने जेम्स को सिखाने से मना कर दिया था। और जेम्स से हारने के बाद गोंगशॉप ने हर चीज से संन्यास ले लिया था। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी डाउट नहीं होगा कि गोंगशॉप टेसोमा से ऊपर है। और अब देखो, हम नंबर 6 में आ चुके हैं, और यहाँ से सब लोगों की अपनी अपनी राय होगी। मेरा कहने का मतलब है कि कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अपनी एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने एनालाइज करा है अब तक। और नंबर 6 में मैंने रखा है जिचैंग क्वैक को। और क्योंकि मैंने जिचैंग को नंबर 6 में रखा है, इसलिए कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं कि वो तो सारे के सारे किंग्स में सेकंड या फिर थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था, तो वो यहाँ पे 6 नंबर पे क्यों आ रहा है। बट यार क्या करें, इसके ऊपर के मुझे सारे लोग जिचैंग से ज्यादा ताकतवर लगते हैं। इसके बावजूद भी कि जिचैंग ने अकेले ही कोजिमा ब्रदर्स को हरा दिया था। वैसे भी एक और बात है, देखो जिचैंग मर चुका है, और मरे हुए लोग ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जिसका मतलब कि वो और ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते। यानी कि जिचैंग मरते हुए जितना ज्यादा ताकतवर था, उसकी कहानी वहीं पे खत्म होती है। वहीं दूसरी तरफ इसके ऊपर बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो जिंदा रह के खुद को इम्प्रूव कर सकते
सकते हैं पूरी जिंदगी भर। और इसके बाद नंबर 5 में आता है किंग ऑफ एंचियन, यानी कि हमारा जैगियन ना। ये बंदा पर्सनली मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लगा है और मैं इसे फर्स्ट जनरेशन में नंबर 5 से भी ऊपर रखना चाहता था, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वही बात है, इससे ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स मैंने रखे हुए हैं वो सारे के सारे किंग ऑफ एंचियन से ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन यार फिर भी किंग ऑफ एंचियन अब भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है और जब हमें इसकी असली ताकत देखने को मिलेगी तो ये सबको हैरान कर देगा, जैसे कि श्योंगजी युक ने करा था। अभी भले ही हमने किंग ऑफ एंचियन की कोई भी फाइट नहीं देखी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किंग ऑफ एंचियन को जीचैंग क्वैक से ऊपर रखा है, क्योंकि जब फर्स्ट जनरेशन के किंग्स जेम्स ली का पीछा कर रहे थे उस समय जेम्स किंग ऑफ एंचियन के बगल से भाग गया था, बट उसके बावजूद भी बहुत देर से स्टार्ट करने के बावजूद किंग ऑफ एंचियन जेम्स के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था और लगभग उसको पकड़ ही लिया था। और दूसरी तरफ जब किंग ऑफ एंचियन एक बार जेम्स से बात कर रहा था तो उसने बोला था कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, मतलब तुम समझो वो जेम्स ली को बोल रहा है कि मैं तुझे फाइट में हरा दूंगा, और सच में ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात, जेम्स ने कहा था कि मैं फ्यूचर में तुम सबको एक एक करके ढूंढूंगा, और उसने ऐसा किया भी था और सारे के सारे किंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ा भी था। वैसे हम सारे किंग्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसने काफी सारे किंग्स को तोड़ा था। जहाँ उसने टेसो की आंख निकाल ली थी, गोंगशॉप का पैर निकाल लिया था, लेकिन उसने किंग ऑफ एंचियन का कुछ भी नहीं निकाला। यहाँ तक कि उसकी फ्यूचर में जेम्स के साथ कोई फाइट हुई थी हमें ये भी बताया नहीं गया है, और जेम्स ने किंग ऑफ एंचियन की बॉडी से कुछ भी नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही साथ में जब ओजी डैनियल की किंग ऑफ एंचियन के साथ टक्कर हुई थी तो ओजी डैनियल को भी ये रियलाइज हो गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, और ओजी डैनियल वो बंदा है जिसने जीचैंग क्वैक को काफी ज्यादा अच्छी तरह से टक्कर दी थी। हालांकि जीचैंग क्वैक ओजी डैनियल के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसने काफी ज्यादा अच्छी फाइट करी थी जीचैंग के साथ। और यार अब जो ऊपर के टॉप 4 बंदे हैं ना, मैं इन चारों के चारों को एक साथ रखना चाहता था, किसी को भी ऊपर या फिर किसी को भी नीचे नहीं रखना चाहता था, क्योंकि इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन है ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पे टॉप 10 रैंकिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे इन्हें रैंकिंग देनी ही होगी। तो नंबर 4 पे है किंग ऑफ बुशान, और इस बंदे के बारे में अब तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन मुझे मेरे पर्सनल सूत्रों से खबर मिली है कि ये बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। और यार क्योंकि बुशान एक काफी ज्यादा बड़ी जगह है और उस जगह का किंग होने का मतलब तो यही है कि वो बंदा भी काफी ज्यादा ताकतवर होगा जो उस जगह का किंग है, क्योंकि एक बड़ी जगह के ऊपर राज करने के लिए एक बड़ी ताकत की जरूरत होती है। और ये भी हो सकता है जब हमें किंग ऑफ बुशान की रियल ताकत देखने को मिलेगी उस वक्त किंग ऑफ बुशान इस लिस्ट में नंबर 1 या फिर नंबर 2 पे भी हो सकता है, बट अभी के लिए किंग ऑफ बुशान को नंबर 4 पे ही रखना सही है, क्योंकि उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है, बट इतना जरूर पता है कि किंग ऑफ बुशान काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद नंबर 3 पे जो बंदा है ये मेरा फेवरेट है, यानी कि हमारा श्योंगजी युक। और देखो जितने भी लोग श्योंगजी को पसंद करते हैं मैं उनको बता दूं, श्योंगजी पूरा दम रखता है कि उसको मुझे नंबर 1 पे रखना चाहिए था, लेकिन मैं उसको नंबर 3 पे क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। उसे मैं नंबर 3 पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि श्योंगजी युक मर चुका है। और इससे ऊपर के जो 2 बंदे हैं, अगर हम बात करें उस समय की जिस समय श्योंगजी युक जिंदा था, यानी कि जिस वक्त उसकी जेम्स ली के साथ फाइट हुई थी, अगर हम सिर्फ उस समय की बात कर रहे होते ना तो मैं श्योंगजी युक को उन दोनों बंदों से ऊपर रख देता, यानी कि श्योंगजी युक अभी नंबर 1 पे होता, लेकिन मैं उसको ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि श्योंगजी युक मर चुका है और जो बाकी के ऊपर के 2 बंदे हैं वो जिंदा हैं और वो खुद को ट्रेन कर सकते हैं और ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं, इसलिए श्योंगजी को नंबर 3 पे ही होना चाहिए अभी के लिए। वैसे भी ऊपर के 2 बंदे लिविंग लेजेंड हैं, ऐसे लेजेंड्स जो अपनी गलतियों को फटाक से पकड़ के सुधार देते हैं और परफेक्शन हासिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के नंबर 2 पे आता है किंग ऑफ शियोल, यानी कि जेक किम का बड़ा भाई और गैप्रियोंग किम का बड़ा बेटा। और जब जेम्स ने एक बारी जीचैंग क्वैक को मारा था तो उस समय उसने किंग ऑफ शियोल की काफी ज्यादा तारीफ करी थी और कहा था कि उसकी रगों में एक लेजेंड का खून दौड़ रहा है और किंग ऑफ शियोल होना वो बंदा पूरी तरह से डिजर्व करता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ पे बात ये भी है कि किंग ऑफ शियोल यानी कि जेक का बड़ा भाई मैक्सिको का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जहाँ फर्स्ट जनरेशन के किंग कोरिया के कुछ हिस्सों में अपना राज कर रहे हैं, वहीं जेक किम का बड़ा भाई पूरे के पूरे मैक्सिको में अपना नाम कर चुका है। तो खैर इसके बाद फर्स्ट जनरेशन का जो बंदा पहले नंबर पे आता है, अब तक आप लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं फर्स्ट नंबर में किसको रखने वाला हूँ, फर्स्ट नंबर में है हमारा जेम्स ली। तो देखो जेम्स को फर्स्ट नंबर में रखने के सिर्फ एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहला तो यही कि लुकिसम के क्रिएटर ने कहा है कि ये लुकिसम का काफी ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। लेकिन चलो हम क्रिएटर की बात में ध्यान नहीं देते क्योंकि क्रिएटर हाइप बढ़ाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैं बात करता हूँ खुद की एनालिसिस की जो मुझे लगता है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में काफी सारे बंदे होते हैं, लेकिन उनमें से जितने भी खतरनाक बंदे होते हैं उनको किंग्स का नाम दिया गया। मिलने के लिए किंग का टाइटल जेम्स ली को भी मिल सकता
जाता था, लेकिन उसको किंग नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, साथ ही साथ में वन मैन सर्कल। और यार अगर लुकिसम में किसी बंदे को किंग कहने की जगह लेजेंड कहा जा रहा है तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना। और ऊपर से देखो एक और बात है, जिस समय उसकी शोंगजी युक के साथ फाइट हुई थी, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि शोंगजी युक उस समय उसको फाइट में हरा देता, जो बात मैंने इस वीडियो में पहले भी कही थी कि मैं उस वक्त शोंगजी युक को पहले नंबर पे रख सकता था। लेकिन जिस वक्त जेम्स बाकी के किंग से फाइट कर रहा था तो उस वक्त वो अपने मन में बोल रहा था कि क्या मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और इसका मतलब साफ होता है कि फ्यूचर में जेम्स ने और ज्यादा ट्रेनिंग करी थी, जिससे वो उस वक्त से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था जब उसकी फाइट शोंगजी युक के साथ हुई थी। और देखो मुझे पता है इस बात में तो कोई डिबेट नहीं करेगा कि जेम्स किंग ऑफ श्योल से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कुछ लोग बोल सकते हैं कि शोंगजी को मुझे जेम्स से ऊपर रखना चाहिए था। पर देखो जेम्स शोंगजी से ऊपर है, इसको मैं एक और तरीके से आपको साबित करता हूँ। जिस समय जेम्स और शोंगजी की फाइट हो रही थी तो फाइट के दौरान डू और डाई वाली सिचुएशन में कौन आया था, मतलब कि करो या फिर मरो वाली सिचुएशन में कौन आया था, तो वो था शोंगजी युक। शोंगजी ने ठान लिया था कि अपनी पूरी ताकत लगा के एक ही अटैक में वो जेम्स ली को हरा देगा, नहीं तो जेम्स को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और शोंगजी जब यही सारी बातें सोच रहा था तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन में था। लेकिन क्या जेम्स ली ने ऐसा करा? अगर जेम्स को अपने ऊपर थोड़ा सा भी डाउट होता कि वो शोंगजी युक को नहीं हरा पाएगा तो वो ऐसा कुछ तो कहता कि नहीं मुझे इस बंदे से फाइट नहीं करनी चाहिए, या फिर ये बंदा मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। जेम्स शोंगजी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा था, लेकिन वो अपने एज में नहीं आया था, यानी कि वो इस सिचुएशन में नहीं आया था कि जहां पे उसको चिंता होने लगे कि वो हार जाएगा। हालांकि एक सिचुएशन में हल्का सा ऐसा हुआ था जब जेम्स भी बोल रहा था अपने मन में कि शायद मैं हार सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जेम्स ने अपने अंदर की पावर को अवेक कर दिया था और वो बहुत ज्यादा चिल था। और देखो कुछ लोग बोल सकते हैं कि जेम्स उस तरीके का बंदा है ही नहीं जो खुद को कमजोर दिखाए, भले ही वो कमजोर हो किसी से, लेकिन फिर भी वो खुद को कमजोर नहीं दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जेम्स को जहाँ पे लगता है कि वो हार सकता है वहाँ पे वो साफ साफ एक्सेप्ट करता है कि वो वहाँ पे हार सकता है। जैसे कि जब उसकी 5 किंग्स के साथ फाइट हो रही थी तो उस वक्त उसको पता था कि अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि शोंगजी युक के साथ फाइट करके उसको काफी ज्यादा डैमेज मिला है और अभी अगर वो 5 किंग्स के साथ फाइट करता है तो उसको मुसीबत हो सकती है। और इसी वजह से जेम्स ली को वहां से भागना पड़ा था। साथ ही साथ में मुझे ये भी डाउट है कि जेम्स ली के पास परफेक्ट बॉडी है, और मतलब इसके पास और क्या क्या है हमें नहीं पता, ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है। तो खैर उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को क्लियरली समझा पाया हूँगा। और हाँ, जो बेसमेंट हल्क था वो भी फर्स्ट जनरेशन का ही एक बंदा है, लेकिन मैंने उसको इस लिस्ट में ऐड नहीं करा है। तो खैर भाई लोग, इस वीडियो को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, जिस तरीके से हो सके उस तरीके से सपोर्ट करो, ताकि मुझे लुकिसम के ऊपर और ज्यादा थ्योरी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और इस वीडियो को लेके आपके क्या थॉट्स है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।